नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूं। देखो, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने अभी तक जो भी देखा ना, उनमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किस प्रकार फ्रेम किए जाते हैं। एक तो वो DUIS के क्वेश्चंस होंगे, या फिर वो गामा फंक्शन या फिर बीटा फंक्शन के ऊपर पूछे जाएंगे, या फिर वो सिंगल इंटीग्रेशन के होंगे या फिर डबल इंटीग्रेशन के होंगे। ओके, यही तक हमने अभी तक कॉन्सेप्ट देखे हैं। ठीक है, तो अब आपको स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसे एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो तो भी आपका थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग होगा ही। ओके, और इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको हमने प्रीवियस जो भी देखा है ना, उनका यूज करना ही पड़ेगा। उसके सिवा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब सिर्फ ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप इसे सॉल्व कर दोगे, लेकिन आप इसे सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करो और ये समझ के लेने की कोशिश करो कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, उसका हम यहाँ पे किस प्रकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ओके, तो देखो, अब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल, अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन के जो भी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उनसे ये काफ़ी डिफिकल्ट है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं तब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम इस वीडियो में समझ के लेने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/3 इंटू y⁻1/2 इंटू 1 - x - y⁻1/2 dy/dx। ओके, अब देखो, अब अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है, x⁻1/3, यहाँ पे क्या है y⁻1/2, यहाँ पे क्या है 1 - x - y⁻1/2। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी हमारे फंक्शन है ना, उन सब की कुछ ना कुछ तो पावर है। ओके, यहाँ पे है 1/3, यहाँ पे है -1/2 और यहाँ पे है 1/2। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम गामा फंक्शन या फिर बीटा फंक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो, गामा फंक्शन को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन में e⁻⁻ पावर दिखेगी या फिर log ऑफ सम फंक्शन दिखेगा। ओके, और इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो इस प्रकार का कोई दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ पे ना ही log की टर्म है, ना ही यहाँ पे e⁻ कुछ टर्म है। ओके, तो इसे यहाँ पे हम यहाँ पे गामा फंक्शन को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है x⁻1/3 और यहाँ पे क्या है 1 - x - y⁻1/2। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो, ये हमारा कुछ बीटा फंक्शन के फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है x⁻1/3 और यहाँ पे क्या है 1 - x - y⁻1/3। ओके, ⁻1/2 यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पे देखो, हमारा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है x⁻l-1 इंटू 1 - x⁻m-1 dx। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, ये होता है हमारा बीटा फंक्शन। ओके, और इसका सॉल्यूशन होता है बीटा ऑफ l, m। ये है हमारा बीटा फंक्शन। ओके, आपको ये याद है ना, आप इसे भूल तो नहीं गए? ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या है x⁻1/3 और यहाँ पे क्या है 1 - x - y⁻1/2। तो ये कुछ बीटा फंक्शन के फॉर्म में हमें दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली बीटा फंक्शन के फॉर्म में नहीं है। ओके, तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस चीज़ को आपको आपके नोट्स में ऐड कर लेना है। देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है 1 - x और यहाँ पे क्या है 1 - x। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 - x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c। हम क्या करेंगे, 1 - x को c मान लेते हैं। इससे क्या होगा, देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स -1 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 - x। यहाँ पे क्या है x⁻1/3, यहाँ पे क्या है y⁻1/2। और देखो, यहाँ पे क्या है 1 - x, लेकिन 1 - x की वैल्यू c है ना, तो यहाँ पे लिमिट 1 - x की जगह पे c आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - x की वैल्यू क्या है c, तो यहाँ पे आ जाएगा c - y⁻1/2 और यहाँ पे dy और dx हमारा जैसे कि वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये चीज़ें कुछ समझ में भी नहीं आ रही है तो अभी आप क्या करना, इस वीडियो को सिर्फ आप देखते रहो। जब इसका पूरा हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे तब हम आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि हमने यहाँ पे 1 - x = c क्यों प्लग इन किया। ओके,
और इसी प्रकार हम जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं उसी को हमने क्यों यूज़ किया उसको हम एकदम एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और बाद में हम ये समझ के लेने की कोशिश करेंगे कि हमने इस प्रकार की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्यों करी है। ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या है, x⁻³ इंटू y⁻−1/2 इंटू c−y⁻1/2 डिवाइड dx। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है c−y⁻1/2, लेकिन देखो हमारे यहाँ पे फॉर्म क्या होता है 1 - x समथिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है c−y समथिंग। तो इसे अगर हमें 1 - x समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y = c × t। यहाँ पे हमने c × t क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है c, और यहाँ पे y की जगह पे अगर c × t आ जाए तो इस पूरे फंक्शन में से अगर हम c की टर्म कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 - t⁻1/2 बचेगा ना। ओके, आ रही बात समझ में। ठीक है, अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर आउट हो जाएगी। देखो y = अगर c × t है तो हमारा dy = क्या होगा, c × dt बनेगा। ओके, ये सब बातें तो आपको पता है ना। ओके, अब देखो आप सिर्फ अच्छे से ऑब्जर्व करते रहो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, -1 to 1। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, देखो ये है हमारा अंदर वाला इंटीग्रेशन का टर्म। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन y की ही वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी ना, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो वो अब उनकी वैल्यू क्या होगी, देखो जब y की वैल्यू यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, तो ये y की वैल्यू 0 है। जब y की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, t की भी तो वैल्यू 0 ही होगी ना। ओके, और जब y की वैल्यू c है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू जब c है तो c = c × t, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और t की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है x⁻1/3 और यहाँ पे क्या है y⁻1/2, लेकिन y की वैल्यू क्या है c × t, तो यहाँ पे आ जाएगा c × t⁻1/2। ओके, c × t⁻1/2, लेकिन इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c⁻1/2 × t⁻1/2। ओके, इस c × t को हमने सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे क्या है c - y, लेकिन y की वैल्यू क्या है c × t, तो यहाँ पे आ जाएगा c × t⁻1/2। ओके, और यहाँ पे क्या है dy, लेकिन dy की वैल्यू क्या है c × dt, तो हम यहाँ पे लिख देंगे c × dt, और यहाँ पे हमारा dx का dx जैसे कि वैसा ही आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ओके, अब देखो अब अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स -1 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। यहाँ पे क्या है x⁻1/3। ओके, यहाँ पे क्या है c⁻1/2, यहाँ पे क्या है t⁻1/2। अब देखो इस टर्म में से अगर हम c की टर्म को कॉमन ले, यहाँ पे c है और यहाँ पे c है और ⁻1/2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा c⁻1/2, यहाँ पे आ जाएगा c⁻1/2। ओके, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 1 - t⁻1/2, और यहाँ पे क्या है c × dt × dx हमारा जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है c⁻1/2 और यहाँ पे क्या है c⁻1/2, तो ये दोनों टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी ना। ओके, और देखो अगर आप अच्छे से और ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है t⁻1/2 और यहाँ पे क्या है 1 - t⁻1/2 dt। इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना। ओके, ठीक है, अब हम इसे और रीअरेंज करके दिखाते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स -1 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 है ना, इसे हम बाहर लिखते हैं। मतलब ही कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x⁻1/3 इंटू c, ये तो हमारे t के ऊपर डिपेंड नहीं करते ना, तो हम इसके साथ इसे लिख सकते हैं x⁻1/3 इंटू c। ओके, और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1, यहाँ पे क्या है t⁻1/2 और यहाँ पे क्या है 1 - t⁻1/2 और यहाँ पे dt जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे हमारा dx को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ये इंटीग्रेशन का टर्म है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आ रही बात समझ में, इस टर्म को हमने स्टैंडर्ड बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना। ओके,
यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन देखो यहाँ पे c है, लेकिन c की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे c की वैल्यू क्या रखी थी, पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी हमने यहाँ पे रखा था ना, तो इसको हमें रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स -1 to 1। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, देखो x रेस टू 1/3, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1 माइनस एक्स, उसे हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे dx का dx जैसे कि वैसा ही, ओके। और यहाँ पे क्या है हमारा, इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 t रेस टू -1/2 इंटू 1 माइनस t रेस टू 1/2, और यहाँ पे हमारा dt आ जाएगा। अब देखो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये हमारा बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ओके। तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या होगा, देखो हमें पता है, देखो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड बीटा का फंक्शन है ना, x रेस टू l-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू m-1 dx फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। इसका हमारा सोल्यूशन क्या होता है, बीटा ऑफ l, m। तो देखो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, l-1 इज इक्वल टू -1/2 है, यहाँ पे l-1 की वैल्यू -1/2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू बन जाएगी 1/2, और m की वैल्यू क्या होगी, देखो m-1 की वैल्यू 1/2 है, तो m की वैल्यू बन जाएगी 3/2। इसी का मतलब क्या हुआ, इस टर्म का हमारा सॉल्यूशन है बीटा ऑफ l, m, मतलब क्या, बीटा ऑफ 1/2, 3/2, ओके। इस टर्म का हमारा सॉल्यूशन बन गया बीटा ऑफ 1/2, 3/2, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना, बीटा ऑफ 1/2, 3/2 को आप सॉल्व कर सकते हो ना। इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा π/2, ठीक है। आप इसे वेरीफाई कर लेना, इसका सॉल्यूशन होगा बीटा ऑफ 1, 2, 3,2 का हमारा सॉल्यूशन होगा π/2, ठीक है ना, ओके। अब हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। तो देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे लिमिट क्या है, -1 to 1। अब देखो यहाँ पे x रेस टू 1/3 है, तो अगर हम देखो यहाँ पे x रेस टू समथिंग इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू समथिंग है, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू 0 to 1 नहीं है ना, इसलिए ये हमारा स्टैंडर्ड बीटा फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और आप इसे बीटा फंक्शन के फॉर्म में भी मत समझना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 to 1 नहीं है, यहाँ पे लिमिट्स क्या है, -1 to 1, ओके। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, x रेस टू 1/3, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स। तो क्या होगा अगर हम इस x रेस टू 1/3 को अंदर इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेस टू 1/3 माइनस x रेस टू 1/3 इंटू एक्स क्या होगा, x रेस टू 1/3 प्लस 1 x रेस टू 4/3, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही, ओके। अब देखो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें, x रेस टू 1/3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x रेस टू 1/3 प्लस 1 x रेस टू 4/3, और यहाँ पे अपन में आ जाएगा 4/3 माइनस x रेस टू 4/3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x रेस टू 4/3 प्लस 1 क्या होगा, x रेस टू 7/3, और यहाँ पे अपन में 7/3 आ जाएगा, ओके। और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, -1 to 1। और अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 इन ब्रैकेट x रेस टू 4/3। अब x की जगह पे अगर हम अपर लिमिट 1 की वैल्यू प्लग इन कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का 1 जैसे कि वैसा ही रहेगा। और अगर हम इस x के जगह पे -1 की वैल्यू प्लग इन कर दे तो -1 रेस टू 4/3 क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर दी ना, कुछ इस प्रकार, ओके। देखो यहाँ पे अपॉन में 4/3 था, तो ऊपर आके वो 3/4 बनेगा, ओके। अब हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, मतलब क्या, x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी है। हमने अपर लिमिट की यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लग इन की, तो 1 रेस टू 4/3 इज 1, ओके। अब हमें लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो -1 रेस टू 4/3 क्या होगा, ये -1 होगा, ओके, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे टर्म क्या है, माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। यहाँ पे क्या है, अपॉन में 7/3, तो ये ऊपर आके 3/7 बनेगा, ओके। अब हम लिमिट्स की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे, तो 1 रेस टू 7/3 क्या होगा, वो 1 ही होगा, माइनस लोअर लिमिट -1 रेस टू 7/3 क्या होगा, वो -1 ही होगा ना, कुछ इस प्रकार। तो देखो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, 3/4 इंटू 2, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पे बनेगा 1 + 1 2, 3 2 = 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 6/7। और इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 3 7 = 21, 21 - 12 9, 9/14, ओके। इसका हमारा सोल्यूशन बन जाएगा 9/14, ठीक है ना। तो देखो इस टर्म का हमारा सोल्यूशन बन गया 9/14, और इस टर्म का हमारा सोल्यूशन है π/2, तो 9/14, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, 9/14 इंटू π/2, इसी का मतलब क्या, 9π/28, यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब आप क्या करो, हमने यहाँ तक जो भी स्टेप्स किए ना उनको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो
और समझ के लेने की कोशिश करो कि हमने इन्हीं प्रकार के सब्स्टिट्यूशन क्यों किया है। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम और एक बार समझ के लेने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1/3 इंटू y रेज टू -1/2 इन ब्रैकेट 1 - x - y रेज टू 1/2 dy dx। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम -1 to 1, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम 0 to 1 - x। ओके, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सिर्फ सिंपल फार्मूलाज का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, देखो हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे है x रेज टू 1/3, यहाँ पे है y रेज टू -1/2, यहाँ पे 1 - x - y रेज टू 1/2। इसी का मतलब क्या हुआ, हर टर्म के रेज टू कुछ ना कुछ पावर है ही। इसी का मतलब क्या हुआ, एक तो ये गामा फंक्शन से सॉल्व होगा या फिर बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे हम गामा फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब गामा फंक्शन के क्वेश्चंस देखे थे तब हमने ये समझ के लेने की कोशिश की थी कि जब ई रेज टू सम फंक्शन होगा या फिर जब लॉग की टर्म होगी या फिर उस प्रकार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ही हम गामा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम गामा फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे डी यू आई एस को भी अप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकदम सिंपल सा इक्वेशन है। ओके, इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डी यू आई एस का भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ बचा बीटा फंक्शन, और हमें पता है देखो बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 x रेज टू l - 1 इंटू 1 - x रेज टू m - 1 dx। ओके, इसका हमारा सोल्यूशन क्या होता है, बीटा ऑफ l m। यही हमारे बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे क्या है x रेज टू 1/3 और यहाँ पे क्या है 1 - x - y रेज टू 1/3। तो इस टर्म को हम बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ये नहीं पता कि हम इसे कन्वर्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे है 1 - x और यहाँ पे भी है 1 - x। अगर आपको कुछ इस प्रकार का टर्म दिखता है तो आपको बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे आपको डायरेक्टली ये प्लग इन कर देना है कि 1 - x इक्वल टू c। आपको प्लग इन कर देना है। देखो यहाँ पे लिमिट की भी वैल्यू है 1 - x और यहाँ पे भी है 1 - x, तो आपको पुट करना है, पुट 1 - x इक्वल टू c। देखो लिमिट की वैल्यू अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो यहाँ पे भी होती है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी लिमिट्स है ना उसको हमें ज़्यादा चेंज करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब हम पुट 1 - x इक्वल टू c करेंगे तब हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है ना, यहाँ पे है x रेज टू 1/3 और यहाँ पे है c - y रेज टू 1/2। लेकिन देखो हमें यहाँ पे चाहिए 1 - x रेज टू समथिंग, लेकिन यहाँ पे है c - y रेज टू समथिंग। तो क्या होगा अगर हम y इक्वल टू c टाइम्स कुछ फंक्शन कर दे, मतलब ही क्या y इक्वल टू c इंटू टी कर दे, इससे क्या होगा यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे भी c आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से जब हम c कॉमन लेंगे कुछ इस प्रकार, तब यहाँ पे बचेगा 1 - t रेज टू समथिंग। ओके, कुछ इस फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पुट y इक्वल टू c इंटू टी। ठीक है, और इसे हमने आगे यहाँ तक सॉल्व करते गए। जब हमने यहाँ पे आगे इसे सिंप्लीफाई किया तब हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखा। अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये पूरा टर्म हमारा बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन देखो इसे तो हम बीटा फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व कर देंगे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने c लिखा है ना, लेकिन c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी 1 - x। तो उस c की वैल्यू की भी तो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो उसे हमने यहाँ पे वापस लिख दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इंटीग्रेशन के टर्म को आगे सॉल्व करना है और इस बीटा फंक्शन की टर्म को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आया 9/14, और जब हमने इसे सॉल्व किया तब हमारा आंसर आया π/2, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा 9π/28। ओके, 9 टाइम्स π/28, यही इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप क्या करना, इन सब चीज़ों को आपके नोट्स में ऐड कर लो और खुद से वापस एक बार, चाहे आप देख के भी सॉल्व करो, लेकिन आप इसे खुद से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, ज़रूर करना, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।